welcome to today's Cancer Healing Journey Talks. Myself, Tiny Job from Community Outreach Team of Zenonco.io and Love Hills Cancer. Cancer Healing Journey Talks helps cancer survivors and caregivers who have traveled or been traveling through this journey. This can inspire and motivate them for their faster recovery as well. Firstly, I would like to introduce today's speaker, Jay Chand. He is a colorectal cancer survivor. Welcome, Jay Chand, for today's session. So, can you start with an introduction of yours? यस मैम यस सो मुझे कोलोरेक्टल कैंसर था और 2013 में डिटेक्ट हुआ था और ये मैं मुंबई में रहता हूँ बेसिकली। और ये स्टोरी थोड़ी ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग है, पर क्योंकि एक कैंसर सर्वाइवल स्टोरी और एक नॉर्मल स्टोरी ये इसमें थोड़ा हमेशा डिफरेंस रहता है, क्योंकि नॉर्मली जो नरेशन होता है वो इतना बेसिकली इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, नहीं, क्योंकि नरेशन इज जस्ट अ वर्ड बिकॉज दिस जर्नी इज फुल ऑफ इमोशन। इसको वर्ड्स में बताना बहुत ही मुश्किल है, बट स्टिल आई विल ट्राई कि व्हाट वाज द जर्नी एंड इसको कैसे हम लोगों ने किया। तो 2013 में बेसिकली ये चीज़ें हुई थी मेरे साथ में, जब फाइनली जब रिपोर्ट्स आई थी। पर इससे पहले भी बेसिकली बहुत सारी दिक्कतें स्टार्ट हो गई थी। 2012 से ही बेसिकली दिक्कतें तो स्टार्ट हो गई थी, पर क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल आर इंडियन, तो हमें बहुत कैजुअलिटी रहती है अपने अपनी फिजिक्स को लेकर, हम इतना ज़्यादा आगे तक नहीं सोचते। आज की डेट फिर भी थोड़ी सोशल मीडिया की डेट है, वहाँ पे हम थोड़े बहुत आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। पर बेसिकली 2012 में ये सब चीज़ें, तो मैं उस टाइम कॉलेज में ही था और कॉलेज पास भी नहीं किया था मैंने, इवन मैं सेकेंड ईयर में ही था। तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, मेरे हेल्थ वजन कम होने लग गया था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए थे। इवन खांसी बहुत नॉर्मल सी चीज दिखती है, पर मुझे इसने बहुत परेशान किया था, मतलब कैंसर से डिटेक्ट होने से पहले। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि खांसी कभी मुझे थी नहीं, पर कैंसर से पहले वो मुझे बहुत 4 या 5 महीने तक दिक्कत दी थी। तो ये मैंने अपने वीडियोस में भी बताए थे, क्योंकि यू माइट ऑल्सो नो दैट आई एम अ यूट्यूबर, जयचंद राजस्थानी। तो ये एक मैंने एक सिम्टम बताया था कि हाँ, ये जिसको हम लोग इग्नोर किए थे, पर हाँ ये मुझे ऐसा लगा कि दैट माइट बी ऑल्सो सिम्टम जहाँ पे आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही थी। पर ऑब्वियसली हमने इग्नोर किया। और इग्नोर का मतलब ये नहीं है कि वी वर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट, बट ऐसा है कि we were not thinking that this can be a big problem like a cancer. So obviously हम अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे नॉर्मल जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं उसके थ्रू, तो वो चल रहा था। पर दिक्कत प्रॉब्लम ये थी कि कोई चीज सॉल्व नहीं हो रही थी। मतलब एक इवन मेरी खांसी जब ठीक होती है तो मुझे कोई दूसरी दिक्कत होने लग गई थी, कॉन्स्टिपेशन जैसा, डायरिया जैसा भी हल्का हल्का बोल सकते हैं। तो ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन चल रही थी। पर प्रॉब्लम तब हुई जब खांसी वगैरह ये तो ठीक है, हमारा ध्यान गया जब मुझे रेक्टल से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। मतलब स्टूल के साथ में मैंने जब खून देखा अपना, तो थोड़ा टेंशन में आ गया। तो क्योंकि इससे पहले कभी खून वगैरह ये सब चीजें कभी नोटिस नहीं की थी, तो दैट वाज समथिंग न्यू सिम्टम हम लोगों ने फिगर आउट किया। तो ये पब्लिक को भी कहीं ना कहीं इस चीज पे नोटिस देना चाहिए, क्योंकि मोस्टली होता है कि जनरली यू गेट अ ब्लड इन योर स्टूल, दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग। ये बहुत सारे रीजन के वजह से भी हो सकता है, व्हेन यू ईट टू मच ऑफ स्पाइसी फूड, और मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो obviously it looks normal, but when you have lot of a problem backing, तो और आपका कॉन्स्टिपेशन और डायरिया वगैरह ऐसी चीजें, और जहाँ पे आपकी पिछली 1 साल से आपकी मेडिकल हेल्थ में कोई दिक्कत चल रही है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है।
तो यस, जब हमने ब्लड देखा तो दैट वाज समथिंग, एंड प्लस रेक्टल में पेन होने लग गया था। और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एज अ नॉर्मल पर्सन, और इवन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी डॉक्टर भी जब भी हम इस चीज को बताते हैं तो कहीं ना कहीं दे रिलेट दिस प्रॉब्लम टू नॉर्मली पाइल्स। इवन फ्रेंड्स वगैरह या तो इवन फैमिली मेंबर, दे आल्सो रिलेट दिस प्रॉब्लम मोर लाइक ए पाइल्स काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। बट मोस्टली ऐसा होता भी है, पर रेयर केसेस में ज्यादातर जहाँ पे रेक्टल कैंसर और कोलन कैंसर वगैरह ये सब चीजें देखी जाती है, ज्यादातर केस में पहले पब्लिक यही अज्यूम करती है कि मे बी दिस कैन बी अ पाइल्स काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। पर हाँ, ऑब्वियसली जब कुछ नॉर्मल मेडिसिन से ये सब चीजें नहीं हुई क्योर, तो फाइनली जब पेन और ब्लीडिंग वगैरह ये सब ज्यादा होने लग गया, तो दैट टाइम वी डिसाइडेड कि ओके, नाउ वी हैव टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ like a small medication, or like visiting to a small doctor. We have to visit a good like a surgeon or good hospital. So finally मैं मिरर रोड में रहता हूँ और बॉम्बे एरिया में। So there is a hospital called Bhakti Vedanta Hospital, and yeah, this is our local hospital only in our area. So it's a but big hospital basically. So वहाँ पे हम लोगों ने डॉक्टर सारंग है सर्जन, उनको दिखाया। तो डॉक्टर सारंग ने नॉर्मली हमसे केस स्टडी पूछा पहले कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड फ्रॉम हाउ लॉन्ग यू आर फेसिंग ऑल दिस प्रॉब्लम। सो तो उन्होंने बेसिकली, मैंने ये बताया कि हाँ हाँ ये सब सारी दिक्कतें हैं, आई एम फेसिंग ऑल दिस प्रॉब्लम फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 6 मंथ से। और हाँ, ब्लीडिंग और पेन वगैरह ये थोड़ा अभी आने लग गया है। तो दे ही टोल्ड मी कि ओके, लेट मी टेस्ट। सो नॉर्मली डॉक्टर जो सर्जन होते हैं, जब हम उनको ऐसा कुछ बताते हैं जहाँ पे हमारी ब्लीडिंग और कहीं ना कहीं पाइल्स वाले जो सिम्टम्स जैसे बताते हैं, तो नॉर्मली उनका एक फिजिकल एग्जामिन ही करते हैं वो पहले, इससे पहले कि कुछ कोई मेजर टेस्ट के लिए जाए। सो वो नॉर्मली they insert a finger in your rectum and basically they test if any lump or tumor और ऐसा कुछ है क्या। तो this is the first test they do by physically examining your rectum। तो वहां पे उनको बेसिकली बहुत बड़ा डाउट हुआ कि समथिंग रॉन्ग इनसाइड द रेक्टम, और इसके वजह से मे बी कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो ही क्लियरली मेंशन कि प्रॉब्लम है, और आपको, और आपने एक्चुअली यू हैव वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम आल्सो। तो यू केम थोड़ा मतलब जल्दी आते तो ऑब्वियसली। तो बट हाँ, कुछ नहीं बोला कि कुछ मतलब ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ही सेड कि हमें कॉपी टेस्ट करना पड़ेगा, उसमें हम चेक करेंगे कि बेसिकली अगर ट्यूमर है तो इज दिस अ कैंसरस ट्यूमर और टीबी ट्यूमर। सो दिस वाज हिज बेसिकली वर्ड्स। तो ऑब्वियसली as a patient I was also in shock because we were assuming कि हम तो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, और द डॉक्टर इज सेइंग कि आपको यहाँ पे कैंसर और टीबी जैसा भी कुछ बता दिया उन्होंने, क्योंकि सिंस टीबी कैन बी अज्यूम अ स्मॉल डिजीज कंसिडरिंग कैंसर। पर माय फैमिली हिस्ट्री की वहां से भी टीबी से भी काफी लोग की डेथ हुई है, मतलब इवन 2 members ऑफ माय फैमिली हैव डाइड बिकॉज ऑफ अ टीबी। सो नो डाउट कैंसर एंड टीबी बोथ, ये दोनों ही सुन के हमें थोड़ा ये लगा था। पर टीबी वाज ओके कि हाँ इसका ट्रीटमेंट मे बी मेडिसिन वगैरह में होता है, बट कैंसर इज द वर्ड कि हमने तो कभी मतलब थॉट ही नहीं किया कि मुझे कहीं ना कहीं डॉक्टर ये भी बोल सकते हैं कि कैंसर हो सकता है। अभी कैंसर होगा वो तो बहुत आगे की बात है। तो डॉक्टर सेड कि ओके, हम ये सब चीजें करेंगे और इसमें बायोप्सी भी करेंगे कोलोनोस्कोपी में।
So that was a thing they did. I still remember the date. That was 2013 and 14th of Feb, and I got my this colonoscopy test. And after just 1 week of that, this almost, you can say, like it took almost 6 days for the test, for the reports, एंड उसके 6 दिन बाद में रिपोर्ट आई, और 21 को हमने डॉक्टर को विजिट किया, फेब 2013 को। और यस, डॉक्टर ने जो अजम्पशन किया था वो अजम्पशन बहुत सही निकला, मतलब बहुत सही, तो मतलब उसके नजर में निकला, हमारे लिए तो दैट वाज अ शॉक। Basically, if you ask me, like, I may be narrating this story, but believe me, the thing or the pain and trauma we went on that moment, it's like it's almost impossible to describe in words. Like, even I speak in whichever language, but that pain and that emotions, it's like, it cannot be expressed in words. So बहुत ज़्यादा शॉक हुए, फैमिली भी बहुत ज़्यादा शॉक हुई, क्योंकि मेरे फादर, मदर और मैं, हम तीनों ही डॉक्टर के सामने बैठे थे। तो वो बहुत ज़्यादा हर्टिंग था, डेथ थ्रेटनिंग था, और ये बोल सकते हैं कि मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ स्कैटर्ड लग रहा था लाइफ की अभी क्या, मतलब बहुत इमोशंस भी उसमें बह गए थे। मैंने बोला कि ओके, ट्रीटमेंट है, पर ट्रीटमेंट इज आल्सो लिटिल बिट ट्रिकी, लाइक दे सेड कि इसका केमो वगैरह होगी, बट सर्जरी भी काफ़ी बड़ी करनी पड़ेगी, और बेसिकली इसमें काफ़ी ज़्यादा उसको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आगे। तो बेसिकली हम वर्ड्स में तो जल्दी समझे नहीं कि क्या होगा, उसने डॉक्टर ने, तो फाइनली ही सेड कि हमें कोलोस्टॉमी इसको लगाना पड़ेगा। तो नॉर्मल पेशेंट, किसी को ये भी नहीं पता होता कि कोलोस्टॉमी क्या होता है। तो ऑब्वियसली ही सेड कि आफ्टर द सर्जरी वी विल बी क्लोजिंग हिज रेक्टम, and like he will not be able to do any kind of defecation or excretion from that anal, and एक आर्टिफिशियल सर्जरी जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आपके कोलन को आपके एब्डोमेन के बाजू में अटैच कर दिया जाएगा, और उसको वहाँ से आपका स्टूल एक्सक्रीट होगा, और वो स्टूल, क्योंकि इस पे कोई कंट्रोल नहीं है आपका, तो ये एक स्टोमा बैग में कलेक्ट होगा, एंड दिस स्टोमा बैग विल बी अटैच 24/7 on your body. So all these things were looking like a hell, because ये सब चीजें ना ही पहले कभी सुनी थी और ना ही कभी सुनने को मिली थी। Even there were a lot of patients surviving with all these things, but obviously when we are not facing any kind of a problem, तो हमें ऐसी टेंडेंसी होती है कि हम भी ये सब चीजों के बारे में जानते ही नहीं है। इवन मुझे कोई ऐसा बोलेगा कि केमोथेरेपी, रेडिएशन, तब तक तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। तो ये बहुत कॉमन चीज है, और मुझे लगता है कि जिनका भी ट्रीटमेंट या जिनका भी कैंसर से ताल्लुक हुआ है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन नहीं होगा। इवन केमोथेरेपी वगैरह ये सब चीजें आज की डेट में हमें ये क्योंकि इतना ये सब चीजें झेल चुका हूं मैं, तो बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, पर एक जनरल पर्सन को इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं होता कि बेसिकली होता है क्या ये सब चीजें। खैर, फिर डॉक्टर ने कहा कि वी हैव टू कैरी दिस ट्रीटमेंट, और केमो, रेडिएशन और सर्जरी, ये तीनों ही चीज आपके केस में हमें करनी पड़ेगी। फाइनली हमें ऐसा लगा कि हमें थोड़ा दूसरे डॉक्टर को सजेस्ट करना चाहिए एक बार सेकेंड वर्डिक के लिए। तो हमने कुछ 2-3 हॉस्पिटल में ट्राई किया, कि ताकि एटलीस्ट कोलोस्टॉमी जैसी सर्जरी को हम सरवाइव कर सके, क्योंकि वो बहुत बड़ी सर्जरी थी, और इसको फ्यूचर में काफी इम्पैक्ट करते हैं एक एज अ, क्योंकि ऑब्वियसली
2013 में मैं 19 इयर्स का था, तो पूरा फ्यूचर अभी बाकी था। लुकिंग एट दैट सर्जरी, कोई भी ये नहीं सोचे, मतलब चाहेगा कि इसको आप अपनी लाइफ में कैरी करो, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, प्लस इट लुक्स लाइक अ वेरी हॉरिबल सर्जरी। तो या हम लोग ने कुछ डॉक्टर से अपना वर्डिक्ट लिया और सेकेंड ओपिनियन के लिए कुछ पूछा, पर आफ्टर लुकिंग एट माई रिपोर्ट्स एंड लुकिंग एट माई कंडीशन, दे सेड कि हाँ, क्योंकि ये कैंसरस है और ये रेक्टम के आपके एंड पोर्शन में है, तो कोलोस्टॉमी तो पक्का लगेगा आपको। परमानेंट है या टेम्पररी है, उसके लिए थोड़ा हमें एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। तो फाइनली we got a reference from one of my relative only about Sultan Pradhan sir. He is the oncologist, you can say one of the best oncologist surgeon doctor in India, and we consulted him in Prince Ali Khan Hospital. And after looking at my, like he said, like okay, we will once again do a colonoscopy test, and फिर से हम इसको एक बार चेक करेंगे कि क्या कुछ ऐसी गुंजाइश है कि जहाँ पे हम कोलोस्टॉमी सेव कर सके इसको। तो फिर से एक बार कोलोनोस्कोपी हुई और फाइनली डॉक्टर ने कहा कि नो, ऑब्वियसली इसको परमानेंट कोलोस्टॉमी ही करना पड़ेगा। सो यही एक लास्ट ऑप्शन है, प्लस केमो रेडिएशन वो साथ में तो होगी और ये सर्जरी होगी। तो ओके, फाइनली कुछ ऑप्शन नहीं देखते हुए वी हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट, बिकॉज एज यू नो कैंसर को अगर आपको डील करना है तो ऑब्वियसली, मतलब आप मरने के लिए इंतजार तो नहीं कर सकते, आपको ट्रीटमेंट तो कहीं ना कहीं कुछ करना ही पड़ेगा। तो इतना सब कुछ ड्रॉबैक सर्जरी के बारे में सुनते हुए भी वेंट फॉर द सर्जरी। तो डॉक्टर ने एज पर द ट्रीटमेंट कहा कि यू विल बी गेटिंग ओरल कीमो प्लस रेडिएशन बिफोर द सर्जरी, and that radiation will be 28 days, no, 28 cycle of a radiation, and at the same time you will be taking oral chemo tablet also. So that was free. उसके बाद में आफ्टर फिनिशिंग द रेडिएशन, उसके बाद में 6 वीक का गैप रहेगा, एंड देन वी विल गो फॉर द सर्जरी। Okay, so I still remember the date when I got the surgery. That was 21 June, if I'm not wrong, 2013 जब ये surgery हुई, and that was the, I think the day where I got you can say a new birth, because after that एक नई लाइफ स्टार्ट हुई कोलोस्टमी बैग के साथ में। जर्नी बहुत ऑब्वियसली जितनी लग रही थी उससे ज़्यादा थोड़ी डिफिकल्ट स्टार्टिंग में लगी, क्योंकि एक ना ऑब्वियसली जब सर्जरी के बाद में काफ़ी थोड़ा पेनफुल निकला था। फर्स्ट मुझे डॉक्टर ने 1 वीक में डिस्चार्ज कर दिया था, ऑब्वियसली वो काफ़ी मतलब ठीक था, मतलब इतना जल्दी डिस्चार्ज नॉर्मली पब्लिक को मिलता नहीं है, पर मुझे दे दिया था। एपीआर सर्जरी की बात कर रहा हूँ, एपीआर सर्जरी में थोड़ा और टाइम लगता है नॉर्मली रिकवरी के लिए, तो इतना तो मुझे छोड़ दिया था। फिर भी डॉक्टर ने हमें कंटिन्यूसली कंसल्ट करने को कहा था कि 15 दिन तक, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेपल्स थे मेरे पेट में जो लगाए गए थे, तो ओपन सर्जरी हुई थी क्योंकि, तो उसको निकालने के लिए हमें बुलाया था कि 1 वीक तक या 15 दिन तक आपको आना है। तो ये प्रोसेस चला और 1 महीने तक या 2 महीने तक आई थिंक रेक्टल में पेन काफी था, क्योंकि सर्जरी वहां से, क्योंकि वो वहां से निकाला गया था। कोलोस्टॉमी का फंक्शनिंग में मुझे कोई इतना दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले से बहुत सारे वीडियोस देखे थे, केस स्टडी की थी कहीं ना कहीं, तो इतना ज़्यादा
कोलोस्टॉमी ने मुझे कभी आज तक इतना दिक्कत नहीं दिया जितना नॉर्मली रखी मुझे रिकवर करने में। तो अब 1 मंथ के बाद में या 15-20 दिन के बाद में आफ्टर माई सर्जरी I think they started the chemo, and after that I took almost 6 cycle of the chemo after my surgery. So that was also you can say कि वो भी बहुत difficult time निकला, क्योंकि chemo is very difficult. If I say that the more why people say कि cancer का treatment is difficult because of the chemo only, because नो डाउट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप उसको झेल नहीं सकते या आपको कुछ पेन होगा, पर बॉडी में इतना उथल पुथल होता है केमो के दौरान कि आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको डायरिया होता है, आपको खाने में नहीं कुछ होता है, आपको उल्टियाँ जैसी फील होती है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन इट मेक्स योर डे वर्स्ट। सो ऐसा नहीं है कि इसको कोई झेल नहीं सकते। आई हैव टॉक लॉट अबाउट इसके सॉल्यूशंस क्या है। सॉल्यूशन तो नहीं बोल सकते कि इसको थोड़ा बहुत आसान कैसे किया जा सकता है। तो ये मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल जयचंद राजस्थानी के वीडियो चैनल पे मिल जाएंगे आपको बहुत सारे इसके ऊपर वीडियोस से। तो खैर 6 केमोज कंप्लीट हुए ऐसे, और दिसंबर के एंड तक या जैन के फर्स्ट वीक तक आई थिंक आई कंप्लीटेड ऑल माय ट्रीटमेंट। एंड उसके बाद में आई थिंक I got up with my treatment and doctor said कि yes you have to come for 6 month like after 6 months for a routine checkup है, और यही सब नॉर्मल टेस्ट वगैरह सब करके आने, CEA CBC और कुछ सोनोग्राफी वगैरह। सो ये सब चीज़ें अभी भी आज तक चल रही है। तो ऐसे एटलीस्ट ट्रीटमेंट तो खत्म हुआ, पर ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में चैलेंजेस वगैरह ये हमेशा रहते हैं, बट आई हैव लर्न टू लाइक adapted staying with that problems, so that is okay. And I think हमें ये सब चीजें लाइफ में अज्यूम करके चलनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू स्टे इन गॉड विल। So if you stay in God will, obviously he will give a lot of grace and power to you. At the same time, you will be able to face this difficulty in your life. How I finished my journey, and obviously ये सब चीजें अभी भी चल रही है और अभी भी लाइफ अच्छे से चल रही है, no problem in that. Life with colostomy is also a not a big deal, I can say. जो पब्लिक सोचती है कि कोलोस्टमी के साथ में दिक्कत होगी, बट लुकिंग एट माय एक्सपीरियंस आई कैन से कि या माय लाइफ इज प्रिटी नॉर्मल, बिकॉज मैंने अपने सर्जरी के 6 मंथ्स के बाद में ही जॉब वगैरह ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था। जॉब तो नहीं बोल सकते, अपना एकेडमिक्स वगैरह मैंने कंप्लीट किया था, मेरा लास्ट ईयर बाकी था। उसके बाद में after 6 months or 2-3 months after I started working. So उसके बाद में ऑब्वियसली जब आप जॉब वगैरह सब करने लगते हो तो धीरे धीरे लाइफ में नॉर्मल ट्रैक पे आने लगती है, और यही ऑब्वियसली लाइफ है कि अप्स एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन्स ये चीजें आएगी। इवन लाइक पीपल हु थिंक दैट only cancer patient or like people who are facing with lot of a problem, health problem, are facing problem. Let me tell you, it is not that. Even a normal person, they are also having lot of a problem in their life. Maybe they are not having a health related issue, but definitely उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है। तो ये अज्यूम करना कि हमें भगवान ने ऐसा क्यों दिया या तो वाई वी ओनली, ये बहुत गलत सोच है। अगर आप ऐसी सोच के साथ में आगे बढ़ोगे जिंदगी में, तो it will be very difficult for you to face any problem and to overcome from that problem. So that is the only thing I can say. Like problem will definitely come in your life. If you are thinking that the problem won't come, then you are completely wrong. Till the time you die, problem will surely come in your life. It's how you take it, that problem,
and remember that without God grace it's almost impossible to come out from any problem. You need to keep trust in God. That is the must. आपको ऊपर वाले पे भरोसा रखना ही पड़ेगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी ताकत से या तो हम अपने ताकत से या तो हम अपने विल पावर से, विल पावर वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं होती है। द विल पावर इज द ओनली गॉड विल पावर which he gives when you trust him. So that is the key I am telling all the people who are watching this video. कैंसर को बहुत बार सब लोग विल पावर से जोड़ते हैं कि विल पावर आपका अच्छा हो तो आप इससे बाहर निकल सकते हो, या और मतलब अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंट बंदा हो तो बाहर निकल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू आस्क मी, मैंने अपने जब ट्रीटमेंट से पहले या तो जब मुझे इससे प्रॉब्लम आने लग गई थी, मैंने अपना ब्लड टेस्ट भी नहीं करवाया था, बिकॉज मुझे इंजेक्शन से इतना डर लगता था कि आई वॉज नॉट इवन नोइंग माई ब्लड ग्रुप टिल 2012। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं कोई बहुत ब्रेव था या तो जो कैंसर से सरवाइव करते हैं ऐसा। जब मैं इतना ये सब मेडिकली जो ट्रीटमेंट होते हैं जब इतना इनसे डरता था, तो अगर मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ की बात करूं तो ऑब्वियसली दैट वाज नॉट पॉसिबल कि मैं इससे बाहर निकल सकूं। तो ऑब्वियसली व्हेन यू ट्रस्ट गॉड ना, तो ही विल गिव दैट पावर टू यू कि इस प्रॉब्लम से थोड़ा हम बाहर निकल सके। ऑब्वियसली फिजिकल सफरिंग रहती है, पर यू हैव दैट ग्रेस हैंड ऑन योर हेड ताकि थोड़ा बहुत आपकी तकलीफ कम हो जाए। और बाकी तो ऑब्वियसली इट्स कर्मा, यू हैव टू गो, कर्मा के हिसाब से जाना ही पड़ेगा आपको जिंदगी। तो ये सब बोल सकते हो। तो लाइक टुडे इट्स 2001 and not 2021, and everything is going fine. I'm working in corporates and like even I'm making videos for people, and I'm trying to share my experience from these videos so that people can get at least aware and people can get little bit of a confidence, because ये सारी चीजें यूट्यूब पे डालना और ये सारी चीजें बहुत कम है यूट्यूब पे। इवन हिंदी लैंग्वेज में तो आपको बहुत कम मिलेंगे। डॉक्टर्स वगैरह कुछ कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत अवेयर करने के लिए, बट डॉक्टर को भी बहुत सारी चीजें हम बोल सकते हैं कि वो उस इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं करते होंगे जो एक कैंसर सर्वाइवल करता है। इवन कभी ये चीज मैंने नोटिस भी की है कि एनजीओस वगैरह होते हैं या जहाँ पे सब केयर वगैरह होते हैं, कहीं ना कहीं वो ऐसे लोग ही करते रहते हैं जहाँ उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम देखी है, या तो वो खुद सर्वाइवल है या तो ऐसे कुछ उनके पास्ट में कुछ इंसिडेंट हुए हैं। तो ये सारे लोग ही करते हैं, क्योंकि अनलेस अगर आप उस प्रॉब्लम को फील नहीं किए हो कभी तो ऑब्वियसली ये सारी चीज आप समझ नहीं पाओगे। एक नॉर्मल इंसान को, किसी को भी कैंसर के बारे में उसको कोई पड़ी नहीं है, पर इफ यू आस्क कैंसर सर्वाइवल, कैंसर के बारे में, तो उसका एक इमोशनल टच रहेगा। तो वो अलग तरीके से आपको इस चीज को बताएगा। अदरवाइज कोई आपको सिर्फ नॉन जो पेशेंट है वो सिर्फ एक फैक्चुअल आंसर दे सकता है। इवन लाइक you are taking like interviews, I don't know how much you have like you, but I may be explaining through my experience and like you can say my emotional bonding, my emotional जो इसके पीछे है वो एक अलग है। और तो वो एक अलग एक पेशेंट ही जानता है, और जो वीडियोस देख रहे होंगे वो भी इसको एक अलग जानते हैं, क्योंकि दे हैव फेस ऑल दिस प्रॉब्लम, और वो ज़्यादा इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे जितना मुझे लगता है कि जो नॉन कैंसरस पेशेंट है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में कि ये जर्नी आपको ना एक्चुअली इमोशनली बहुत आपको इंटेलिजेंस बना देती है। आपको दूसरों का दर्द आपको थोड़ा दिखना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स इतनी देखते हो ना आप, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली और सेंसिटिव पर्सन बन जाते हो। थोड़ा बहुत
एकदम किसी की प्रॉब्लम हो तो आप समझते हो, अदरवाइज नॉर्मल पीपल और हु हैव नॉट सीन ऑल दिस प्रॉब्लम वो थोड़ा इतना इग्नोर करते, दे टेक इट लाइटली। बट हाँ, जो ये सब चीज़ों से बाहर आ चुके हैं तो उनको लगता है कि हाँ, जमीन पे पैर रखने चाहिए इंसान को, कि प्रॉब्लम कभी भी किसी को भी आ सकती है। और जब ये प्रॉब्लम आती है तो इंसान को अपनी औकात पता चल जाती है कि वो क्या है बेसिकली। तो इसीलिए वो किसी की प्रॉब्लम में खुद कहीं ना कहीं रिलेट कर पाता है और कहीं ना कहीं हेल्पफुल इंटेंशन दिखाता है लोगों को। या आई होप दैट वाज ओके। Yeah, it was really good. Thank you, Jayasant, for today's session. So I'm pretty sure that this will really motivate people who have been like suffering through cancer right now or who have traveled through the journey before. या पीपल लाइक, ये तो है कि it's a difficult journey for them, no doubt, but they have to keep some patience. देखना है कि time will go. Time is the biggest killer, I can say, because if I say in 2013 मैं ये सब चीज़ें वीडियोस वगैरह या मैं किसी को थोड़ा इंफॉर्मेशन दे सकता था, दैट वो पॉसिबल नहीं है। आपको वक्त ही सिखाएगा और वक्त धीरे धीरे जैसे जाएगा तो ऑब्वियसली आपका ये जो जर्नी है धीरे धीरे इसका लाइट होते जाएगा और डिफिकल्ट पीरियड निकलता जाएगा। सो जस्ट काम डाउन एंड कीप हार्ड फेथ इन गॉड, और ये वक्त निकल जाएगा। यस। Thank you. Thank you so much. या एनीथिंग यू वांट टू आस्क? No, that's all. Thank you so much for today's session. So I'm Yeah. just, stopping that.